इस कहानी की शुरुआत में हमें नाइट वेले 3600 BC का सीन दिखाया जाता है, जहां एनसबा नूर यानी एपोक्लिप्स नाम का इजिप्ट का राजा होता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसने अपनी आत्मा को एक जवान म्यूटेंट के शरीर में डाला। आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में डालने के लिए उन दोनों को एक पिरामिड के अंदर सुला दिया गया। जैसे ही पिरामिड के ऊपर सूर्य की किरण पड़ी, उसी समय आत्मा को डालने की रस्म शुरू हो गई, मगर उनके कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दिया और रस्म को रोकने के लिए एनसबा नूर को मारना चाहा, मगर नूर के 4 घुड़सवारों ने उन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया। जैसे ही नूर की आत्मा ने दूसरी बॉडी में प्रवेश किया, तभी पिरामिड गिरने लगा। घुड़सवारों ने नूर के ऊपर पिरामिड को गिरने से बचाया, मगर अंत में सारे घुड़सवार पिरामिड के नीचे आकर मर गए। नूर अभी भी जिंदा थे, पर बेहोश होने की वजह से पिरामिड के नीचे दफन थे। फिर हमें ओयो में 1983 में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक टीचर सब स्टूडेंट को बता रही होती है कि म्यूटेंट की खोज सबसे पहले 1983 के वियतनाम के युद्ध के बाद पेरिस समझौते के दौरान हुई थी। 6 दिनों बाद हम सब ने देखा कि उनमें से एक म्यूटेंट एरिक यानी मैग्नीटो ने व्हाइट हाउस आकर प्रेसिडेंट और उसके मंत्रियों पर हमला किया, मगर एक जवान लड़की म्यूटेंट ने सबकी जान बचाई। एरिक वहाँ से भाग निकला और सबको बचाने वाली लड़की भी गायब हो गई। तभी इसको टीचर से बाथरूम जाने के लिए पूछा है, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत जलन हो रही थी। वो बाथरूम में जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से बहुत खतरनाक लेजर बीम्स निकलती है और वो आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें ईस्ट बर्लिन में रेवेन को दिखाया जाता है, जो एक फाइट क्लब में आती है, जहाँ वेरेन नाम का म्यूटेंट जिसके पंख होते हैं वो नाइट क्रोलर से लड़ रहा होता है, मगर नाइट क्रोलर अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर कोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर कोर्ट के चारों ओर बिजली होती है, जिससे नाइट क्रोलर बाहर नहीं निकल पाता। वेरेन उसे कहता है कि अगर तुम लड़ोगे नहीं तो ये हम दोनों को मार देंगे। रेवेन उनको लड़ता देख कोर्ट की बिजली की वोल्टेज बढ़ा देती है। नाइट क्रोलर वेरेन को अपनी पूंछ से पकड़कर बिजली की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वेरेन का एक पंख जल जाता है और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वेरेन वहाँ से उड़कर भाग जाता है और नाइट क्रोलर भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। रेवेन नाइट क्रोलर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर एक गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। नाइट क्रोलर उन्हें टेलीपोर्ट करके क्लब से बाहर ले आता है। रेवेन गार्ड को मारकर उसका रूप लेकर बाकी गार्ड्स को दूसरी तरफ भेज देती है। नाइट क्रोलर उससे कहता है कि तुम रूप बदल सकती हो। फिर वो उसे अपने साथ टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाता है। फिर हमें पोलैंड में एरिक को दिखाया जाता है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है। एरिक अपने घर जाता है और वहाँ हमें उसकी वाइफ और बेटी नीना को दिखाया जाता है। एरिक अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। फिर हमें स्कॉट के भाई एलेक्स को दिखाया जाता है। वो स्कॉट को अपने साथ प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के स्कूल में ले आता है। प्रोफेसर के पास जाते वक्त स्कॉट जीन नाम की लड़की से टकरा जाता है, जिन एक म्यूटेंट होती है, जिसके पास टेलीपैथिक होने की वजह से वो उसका दिमाग पढ़ लेती है। तभी वहाँ एलेक्स का दोस्त हैंक आ जाता है। वो उन दोनों को प्रोफेसर के पास ले जाता है। एलेक्स प्रोफेसर को अपने भाई से मिलवाता है। प्रोफेसर स्कॉट को गार्डन में ले जाते हैं और कहते हैं कि अपनी ताकत को समझने के लिए उसकी सीमा को समझना जरूरी है, और उससे उसकी आंखों पर से पट्टी हटाकर सामने निशाना लगाने के लिए कहते हैं। स्कॉट अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर सामने निशाना लगाता है, मगर जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखों की लेजर इतनी खतरनाक होती है कि पेड़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। फिर हमें कायरो इजिप्ट में डॉक्टर मोइरा को कुछ तांत्रिक अनुयायी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, जो एपोक्लिप्स को जगाने जा रहे थे। उनमें से एक आदमी मोइरा को रोक लेता है, लेकिन उसे मारकर गुफा के अंदर चली जाती है, जो वही गुफा होती है जहाँ एपोक्लिप्स का पिरामिड गिर गया था। उस गुफा में काफी पुरानी इजिप्शियन चीजें थी। मोइरा उन चीजों का फोटो खींचती है। तभी वहाँ वो तांत्रिक अनुयायी इजिप्शियन मंत्र पढ़कर एपोक्लिप्स को जगा देते हैं। एपोक्लिप्स अपनी पावर से जमीन के नीचे से गायब हो जाता है, जिसके कारण गुफा बंद हो जाती है, जिसमें वो तांत्रिक अनुयायी लोग मर जाते हैं, मगर मोइरा सेफली गुफा से बाहर निकल जाती है। गुफा के बंद होने के कारण हर जगह भूकंप आ जाता है। एरिक जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है वहाँ भी भूकंप आता है, जिसकी वजह से एक आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन गिरने वाला होता है, मगर एरिक अपनी पावर से उस आदमी पर बर्तन गिरने से बचा लेता है, क्योंकि अपनी पावर से किसी भी मेटल को अपने काबू में कर सकता है। कुछ लोग एरिक को देख लेते हैं। फिर प्रोफेसर एक्स के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ भी भूकंप महसूस होने के कारण सारे बच्चे अपने कमरों से बाहर आ गए थे। प्रोफेसर सबको अपने कमरों में भेज देते हैं और जिनके कमरे में जाते हैं, जिनको बहुत बुरे सपने आ रहे होते हैं। प्रोफेसर जिनके पास जाते हैं उन्हें भी जिन का सपना दिखा
दिखाई देता है और वो जिन को उठा लेता है। जिन उठकर बताती है कि मैंने दुनिया का अंत देखा और लोगों की मौत देखी, वो सब हकीकत की तरह लग रहा था। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वो बस एक सपना था, मैंने तुम्हारे जितना ताकतवर दिमाग आज तक नहीं देखा, वो खुद पर काबू रख सकता है। जिन कहती है कि ये सब दिमाग पर काबू करना या टेलीकाइनेसिस नहीं, ये कुछ और है, अंदर एक शैतानी ताकत है और वो ताकत बढ़ती जा रही है। जिन कहती है कि मैं डरती हूँ किसी को नुकसान ना पहुँचा दूं। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हर कोई इससे डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। तुम अपने पावर्स पर काबू करना सीख जाओगी और उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। प्रोफेसर हैंक को बताते हैं कि इस बार उसके सपने कुछ अलग प्रकार के थे। हैंक उन्हें कहता है कि जब मैंने अपनी लैब में देखा कि वो भूकंप जैसे ऊर्जा का सैलाब हो, मेरे पास मीटर्स की रिकॉर्डिंग है, मगर इसका केंद्र दुनिया के उस पार था। फिर प्रोफेसर उनकी मशीन सेरिब्रो से मायरा का दिमाग पढ़ते हैं। हैंक उनसे पूछता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। वो उसे बताते हैं कि मोयरा रिपोर्ट्स सबमिट करने के लिए वापस लेंगली जा रही है। मुझे भी वहाँ जाना होगा ताकि मैं पता कर सकूं कि वो इस भूकंप के बारे में क्या जानती है। वहीं एरिक को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुमने उस आदमी की जान बचाकर अच्छा काम किया। एरिक कहता है कि अगर मेरा राज खुल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसकी वाइफ नीना को लेने के लिए जाती है, मगर उसे नीना घर में कहीं नहीं मिलती। वो आकर एरिक को बताती है। एरिक नीना को ढूंढने के लिए बाहर आता है। उसे जंगल की तरफ से आवाज आती है। वो जंगल में जाता है। वहाँ उसकी बेटी को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ कर रखा होता है। वो एरिक से पूछते हैं कि क्या तुम ही मैग्नीटो हो। एरिक उनसे कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पुलिस वाले नीना को छोड़ देते हैं। एरिक भी पुलिस के पास चला जाता है। नीना कहती है कि मेरे पापा को अपने साथ मत ले जाइए और रोने लग जाती है, जिसके कारण जंगल के सारे पक्षी नीना के पास आने लग जाते हैं। पुलिस वाले एरिक से कहते हैं कि क्या ये भी तुम्हारे जैसी है, रोको अपनी बेटी को। एरिक कहता है कि वो अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं कर सकती, वो डर गई है। नीना गुस्सा होकर पुलिस वालों को देखती है, जिससे सारे पक्षी पुलिस वालों पर हमला करने लग जाते हैं और गलती से एक पुलिस वाले से तीर चल जाता है। वो तीर नीना और उसकी मोम को लग जाता है, जिससे वो दोनों मर जाती है। एरिक ये देखकर रोने लगता है और गुस्सा होकर अपनी पावर्स का यूज करके नीना के गले में लटके लॉकेट से सब पुलिस वालों को मार देता है। वहीं स्टॉम एक दुकान से पैसे चोरी करके भागती है, मगर दुकानदार उसे पकड़ लेता है। वहाँ एपोक्लिप्स आता है और इजिप्शियन बादशाह में कुछ कहता है। दुकानदार उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगता है। दुकानदार के कुछ साथी भी वहाँ आ जाते हैं। एपोक्लिप्स अपनी पावर्स का यूज करके धूल की मदद से दुकानदार के साथियों की गर्दन को काटकर मार देता है और दुकानदार को भी एक दीवार में कैद कर देता है। फिर हमें प्रोफेसर को CIA के ऑफिस में दिखाया जाता है, जो मोयरा से मिलने के लिए आते हैं। हैंक प्रोफेसर से पूछता है कि क्या आपका मोयरा के साथ झगड़ा हो गया। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि मैंने उसके दिमाग से हमारे रिश्ते की क्यूबा की सारी यादें मिटा दी थी। यह बात उस समय की है जब दुनिया म्यूटेंट के बारे में जानती नहीं थी, तो मुझे लगा कि ऐसा करना मोयरा के लिए अच्छा होगा। प्रोफेसर और हैंक मोयरा के रूम में चले जाते हैं। प्रोफेसर उसे अपना नाम बताने लगते हैं। तभी मोयरा कहती है कि आपका नाम है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मैंने आपके सारे लेख पढ़े हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रोफेसर मोयरा से इजिप्ट के बारे में पूछते हैं। मोयरा उन्हें बताती है कि 1983 में जब से दुनिया को म्यूटेंट के बारे में पता चला, कई ऐसी कम्युनिटी है जो इसे पुनर्जन्म या ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। मैं इनकी छानबीन कर रही थी। ये लोग खुद को अशीरेन सुबह नूर मानते हैं, जो एक प्राचीन जीव का नाम था जिन्हें वो दुनिया का पहला म्यूटेंट मानते हैं। हैंक कहता है कि मगर म्यूटेंट तो उस सदी में विकसित नहीं हुए थे। मोयरा कहती है कि आमतौर पर यही माना जाता है, पर इन लोगों का कहना है कि पहला म्यूटेंट हजारों साल पहले पैदा हुआ था और मानते हैं कि वो फिर से जाग जाएगा। सबूत ढूंढने के लिए वो दुनिया भर के प्राचीन स्थलों की खोज कर रहे हैं। मोयरा उन्हें एक फोटो दिखाती है और कहती है कि ऐसी चित्रलिपि कुछ खास तरह की शक्तियों के बारे में बताती है जो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। प्रोफेसर मोयरा से पूछते हैं कि उन लोगों को लगता था कि वो प्राचीन काल से जिंदा थे। मोयरा बताती है कि उनका मानना है कि एपोक्लिप्स में एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा डालने की शक्ति थी। मौत के करीब पहुंचते ही वो एक नया शरीर ले लेता था। इनमें से कुछ शरीर म्यूटेंट के होते थे जिनकी वो शक्तियाँ ले सकता था, और ये जीव जहाँ भी होता था उसके साथ हमेशा 4 खास शिष्य रहते थे, उसके संरक्षक जिन्हें वो शक्तियाँ प्रदान करता, और एपोक्लिप्स जहाँ कहीं भी राज करता था उस जगह का अंत तबाही और प्रलय से होता था। समझो जैसे कयामत आ गई हो। फिर स्टॉर्म को दिखाया जाता है जो एपोक्लिप्स
एपोक्लिप्स को अपने घर पर लेकर आती है और कहती है कि मैंने इस शहर में कभी किसी दूसरे म्यूटेंट को नहीं देखा। एपोक्लिप्स और रेवेन की फोटो देखता है तो स्टॉर्म उसे बताती है कि ये मेरी हीरो है, मुझे इसके जैसा बनना है। एपोक्लिप्स टीवी के पास जाकर उसे छूता है और दुनिया भर की चीजें देखता है और कहता है कि कमजोरों ने दुनिया हत्या ली, इसीलिए मुझसे गद्दारी की गई, पर अब मैं लौट आया हूँ। स्टॉर्म एपोक्लिप्स से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। एपोक्लिप्स कहता है कि मैं उस वक्त से आया हूँ जब इंसान अपने रास्ते से भटका नहीं था, जरूरी है कि अब हम इस दुनिया को बचाएं। स्टॉर्म उसे कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए तुम इस तरह लोगों को नहीं मार सकते, उसके लिए कानून होता है। एपोक्लिप्स उसे कहता है कि मेरी बच्ची तुम गुलामी क्यों कर रही हो, और उसे छूकर उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर हमें रेवेन और नाइट क्रॉलर को दिखाया जाता है। वो दोनों कैलिबन नाम के आदमी के पास नाइट क्रॉलर के लिए टिकट लेने आते हैं, मगर कैलिबन रेवेन को एरिक के बारे में बताता है कि पोलैंड में उसे देखा गया था, उसने काफी लोगों को मार दिया जिनमें उसकी वाइफ और बेटी भी थी। ये सुनकर रेवेन नाइट क्रॉलर से पूछती है कि तुम कितनी दूर तक टेलीपोर्ट हो सकते हो। नाइट क्रॉलर उसे कहता है कि जितनी दूर तक मुझे दिखाई दे या जिस जगह पर मैं पहले जा चुका हूँ। रेवेन उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्कॉट को दिखाया जाता है। एलेक्स स्कॉट को एक रूबी कोड से बने लेंसेज देता है और बताता है कि तुम्हारी आंखों से निकलने वाली लेजर को रोक सकते हैं और एक सीमा में कैद रख सकते हैं, इन्हें पहनकर देखो। स्कॉट अपनी आंखों से पट्टी हटाकर वो ग्लासेस पहनता है और बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपनी आंखों से पट्टी हटाकर देख सकता था। फिर स्कॉट जिन को देखता है और एलेक्स से पूछता है कि लड़की कौन है। एलेक्स उसे बताता है कि तुम इससे पहले दिन मिल चुके थे। स्कॉट जिन से बात करता है वहाँ से कुछ बच्चे गुजर रहे होते हैं, वो जिन से डर रहे होते हैं, मगर स्कॉट समझाता है कि वो लोग उससे डर रहे हैं। जिन उसे बताती है कि वो तुमसे नहीं मुझसे डर रहे हैं, तुम अकेले नहीं हो जिसके पावर अपने काबू में नहीं है। स्कॉट कहता है कि मतलब कल रात को जब पूरा घर कांप रहा था वो तुम्हारी वजह से था। फिर एलेक्स को दिखाया जाता है। वो रेवेन को स्कूल में देखकर हैरान हो जाता है। रेवेन एलेक्स को नाइट क्रॉलर से मिलवाती है। वहीं एपोक्लिप्स और स्टॉर्म कैलिबन में मिलने आते हैं। स्टॉर्म कैलिबन से म्यूटेंट के बारे में पूछती है, मगर कैलिबन उन्हें कुछ नहीं बताता। एपोक्लिप्स कैलिबन से कहता है कि मेरे बच्चे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैलिबन एपोक्लिप्स को गन से डराता है, मगर एपोक्लिप्स उसकी गन को धूल में बदल देता है और कहता है कि तुम सब मेरे बच्चे हो और इसीलिए भटके क्योंकि तुमने अंधों को अपना नेता बनाया और कमजोरों के शासन ने मेरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। बस अब और नहीं। तभी साइलोग स्टॉर्म और एपोक्लिप्स के गले पर तलवार रख देती है और पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें। एपोक्लिप्स उसे कहता है कि तुम अपनी ताकत की पहुंच महसूस करो। मैं वो नहीं जो तुम्हें काबू में रखना चाहता है, मैं तुम्हें आजाद देखना चाहता हूँ। एपोक्लिप्स साइलोग की पावर बढ़ा देता है, जिससे साइलोग एपोक्लिप्स को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें किस तरह के म्यूटेंट चाहिए और उन्हें वेरेन के पास ले जाती है, मगर साइलोग वेरेन के जले पंख को देखकर कहती है कि अब लड़ने के लायक नहीं बचा। एपोक्लिप्स अपनी पावर की मदद से वेरेन के शरीर की हड्डियों को बाहर निकालकर उससे मेटल के पंख बना लेता है, जिससे वेरेन भी उनके साथ मिल जाता है। वही हैंक रेवेन को एक हाईटेक प्लेन दिखाता है। रेवेन उससे कहती है कि तुम यहाँ पर एक फाइटर प्लेन बना रहे हो। हैंक कहता है कि वाशिंगटन के हादसे के बाद मुझे लगा कि हम वापस से एक्समैन की शुरुआत करेंगे। रेवेन कहती है कि चार्ल्स को स्टूडेंट चाहिए, सिपाही नहीं। हैंक कहता है कि दुनिया को एक्समैन की जरूरत है। रेवेन उसे कहती है कि मैं यहाँ एरिक के लिए आई हूँ, मुझे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिर एरिक को दिखाया जाता है जो उस फैक्ट्री में आता है जहाँ वो काम करता था। वो फैक्ट्री के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, सारी मशीनें भी बंद कर देता है। सब लोग एरिक को वहाँ देखकर घबरा जाते हैं। एरिक कहता है कि कल तुम में से किसी ने पुलिस को मेरे बारे में बताया, तुम लोग जानना चाहते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सब उसके बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जैसे तुम्हारी वाइफ, मॉम या बेटी। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी अपने को खोना कैसा लगता है। एरिक उन्हें कहता है कि मेरा नाम एरिक नहीं मैग्नीटो है। तभी वहाँ एपोक्लिप्स और उसके साथी आ जाते हैं, जो खुद को वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को मार देता है और उसे अपने साथ ऑसिविट्ज ले जाता है। वो उसे बताता है कि यही तुम्हारी शक्ति का जन्म हुआ था और यही तुम्हारे परिवार की बलि चढ़ी थी। एरिक एपोक्लिप्स से पूछता है कि जब मेरे मम्मी पापा की इस जगह पर हत्या हुई तब तुम कहाँ थे। एपोक्लिप्स कहता है कि मैं उस वक्त अंधेरे में कैद था, तब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका, लेकिन मेरे बच्चे अब मैं लौट आया हूँ। जमीन के अंदर की धातु को महसूस करो, जितना अंदर जा सकते हो जाओ। तुम महसूस करो कि तुम्हारे अंदर धरती तक को हिला देने
करने की शक्ति है। एरिक अपनी शक्ति से आसपास की सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है और उसकी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती है। फिर हमें पिएत्रो को दिखाया जाता है जो टीवी पर एरिक की न्यूज देख रहा होता है। वो एरिक से मिलने के लिए प्रोफेसर एक्स के स्कूल में जाता है। वहीं प्रोफेसर एक्स मोइरा को अपने स्कूल में लेकर आते हैं। प्रोफेसर रेवेन को स्कूल में देखकर हैरान रह जाते हैं और वो सबको कहते हैं कि मुझे रेवेन से अकेले में बात करनी है, सब बाहर चले जाओ। रेवेन प्रोफेसर से पूछती है कि मोइरा ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि जब तुम मुझे क्यूबा के बीच पर छोड़कर चली गई थी उसके बाद मैंने उसकी सारी यादें मिटा दी। मैं इस स्कूल को एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ म्यूटेंट और इंसानों के लिए, जहाँ वो साथ मिलकर रहेंगे। रेवेन कहती है कि मुझे भी लगता था कि हम इंसानों को बदल सकते हैं मगर वो हम सबसे डरते हैं, नफरत करते हैं, बस वो कहते नहीं। प्रोफेसर बताते हैं कि अब दुनिया के हालात बेहतर हो रहे हैं। रेवेन कहती है कि मैं एरिक के लिए यहाँ आई हूँ, वो वापस आ गया है। उसकी वाइफ और एक बेटी थी, दोनों मारे गए और साथ में कुछ पुलिस वाले भी। किसी और के ढूंढने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। फिर प्रोफेसर अपनी मशीन सेरिब्रो के थ्रू एरिक से जुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम्हारी वाइफ और बेटी के साथ बहुत गलत हुआ पर वापस लौट आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अपने परिवार के बारे में सोचो, वो क्या चाहते थे। एरिक कहता है कि वो जीना चाहते थे, मैंने तुम्हारा तरीका अपनाया, मैंने आम इंसान की तरह बनकर जीने की कोशिश की मगर अंत में उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब हम उनसे उनका सब कुछ छीन लेंगे। प्रोफेसर हैंक को बताते हैं कि एरिक अकेला नहीं है। एपोकलिप्स को चार्ल्स की शक्तियों का एहसास हो जाता है और वो सेरिब्रो पर कब्जा करके प्रोफेसर को अपने वश में कर लेता है, जिसके कारण वो दुनिया के हर इंसानों के दिमाग पर काबू पा लेता है और सारे देशों के परमाणु मिसाइल्स को आसमान में लॉन्च करवा देता है। प्रोफेसर एपोकलिप्स के वश से निकलकर एलेक्स को सेरिब्रो को नष्ट करने के लिए कहते हैं। एलेक्स अपनी बॉडी से लेजर निकालकर सेरिब्रो को नष्ट कर देता है। प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं, तभी वहाँ एपोकलिप्स और उसके साथी आते हैं और प्रोफेसर चार्ल्स को अपने साथ ले जाते हैं। एलेक्स उन पर हमला करता है मगर वहाँ से चले जाते हैं और एलेक्स की लेजर हैंक के बनाए गए फाइटर प्लेन पर लग जाती है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। मगर तभी वहाँ पिएत्रो आता है और अपनी स्पीड का यूज करके सबको स्कूल से बाहर निकाल कर उनकी जान बचा लेता है। हैंक पिएत्रो से पूछता है कि तुम कहाँ से आ गए। वो कहता है कि मैं प्रोफेसर को ढूंढ रहा था। हैंक कहता है कि उन्हें ले गए। स्कॉट वहाँ आता है और एलेक्स के बारे में पूछता है। पिएत्रो कहता है कि मैंने सबको बाहर निकाला था। हैंक कहता है कि एलेक्स धमाके के बहुत करीब था। स्कॉट एलेक्स को ढूंढने के लिए धमाके वाली जगह पर जाता है मगर एलेक्स मर चुका था। जिन और नाइट क्रॉलर भी स्कॉट को शांत करने के लिए उसके पास आते हैं। तभी वहाँ विलियम अपनी टीम को लेकर आता है जो वेपन एस का ऑफिसर होता है। वो अपनी हाईटेक गन से सब लोगों को बेहोश करवा देता है मगर स्कॉट और उसके दोस्त दूर होने की वजह से बेहोश नहीं होते और अपने साथियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में नाइट क्रॉलर की मदद से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। विलियम उन सभी को अपने ठिकाने पर ले जाता है। फिर हमें प्रोफेसर चार्ल्स को दिखाया जाता है। वो एपोकलिप्स से पूछते हैं कि तुम मेरी शक्तियों कैसे रोक रहे हो। एपोकलिप्स कहता है कि मैं तुम्हारी शक्तियों से इनके दिमाग को बचा सकता हूँ। सदियों से मुझे मिली खूबी में से ये एक है, मगर किसी के दिमाग के अंदर देखना और उसे काबू करना ये तुम्हारी शक्ति है। फिर हमें पिएत्रो, हैंक, रेवेन और मोइरा को दिखाया जाता है। पिएत्रो हैंक को उसके असली रूप में देखकर डर जाता है क्योंकि वो अपने असली रूप बीस्ट में आ गया था। मोइरा विलियम से कहती है कि मैं CIA की सीनियर ऑफिसर हूँ, आप मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते। विलियम कहता है कि एक साइकिक घटना ने यहाँ से मॉस्को तक के परमाणु हथियारों को बर्बाद कर दिया। वो घटना वहीं से शुरू हुई थी जहाँ से तुम हमें मिली थी, इसीलिए तुम बताओगी कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर कहाँ है। वहीं जिन अपनी शक्तियों से गार्ड से बचकर स्कॉट और नाइट क्रॉलर को रेवेन के पिंजरे के पास लेकर आती है। नाइट क्रॉलर पिंजरे के उस पार नहीं जा पाता क्योंकि पिंजरे के चारों तरफ बिजली होती है। पिएत्रो रेवेन को बताता है कि मैग्नीटो उसके पापा है। एपोकलिप्स प्रोफेसर को दुनिया के हर दिमाग में एक संदेश भेजने के लिए कहता है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं चाहते हुए भी तुम्हारा संदेश नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरे पास सेरिब्रो नहीं है। एपोकलिप्स उनसे कहता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। एपोकलिप्स प्रोफेसर के जरिए दुनिया के हर इंसान के दिमाग में ये संदेश भिजवा देता है कि तुम सब रास्ते से भटक गए हो पर अब मैं लौट आया हूँ। फैसले की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारी सारी इमारतें, तुम्हारे सारे प्रार्थना स्थल सब बर्बाद हो जाएंगे। फिर एक नए युग की शुरुआत होगी और जो होने वाला है तुम उसे रोक नहीं सकते। प्रोफेसर जिन को एक खुफिया मैसेज से बताते हैं कि जिन मुझे कायरो में ढूंढो और एपोकलिप्स का संदेश जारी रखते हुए कहते
कहते हैं कि इस संदेश का बस एक ही मकसद है, तुम में से सबसे ताकतवर को ये बताना है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है ये दुनिया उन्हीं की होगी। मगर प्रोफेसर कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर है वो कमजोरों की रक्षा करेगा। दुनिया को मेरा यही संदेश है। जिन स्कॉट को कहती है कि प्रोफेसर ने मुझसे अभी बात की। स्कॉट और नाइट क्रॉलर कहते हैं कि उन्होंने हम सबसे बात की। जिन कहती है कि प्रोफेसर ने मुझे एक खुफिया संदेश भेजा जो बस मैं सुन सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है, मगर नाइट क्रॉलर उन्हें टेलीपोर्ट करके वहाँ से ले जाता है। वो लोग जनरेटर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पिंजरा मिलता है। स्कॉट कहता है कि इसके अंदर कोई जानवर है। जिन कहती है कि वो जानवर नहीं, एक आदमी है। उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई है और उसे एक तरह का हथियार बना दिया गया। तभी वहाँ कुछ गार्ड आ जाते हैं। जिन उस पिंजरे को खोल देती है जिसमें से लोगन बाहर निकलता है और गार्ड्स को मारने लग जाता है। कंट्रोल रूम से एक गार्ड सबको बताता है कि वेपन एक्स पिंजरे से बाहर आ गया है। सारे गार्ड्स लोगन के ऊपर फायर करने लग जाते हैं, मगर वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है। विलियम ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। लोगन वहाँ से बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ स्कॉट और जिन आ जाते हैं। स्कॉट अपने लेंसेज उतार कर लोगन पर लेजर फायर करने वाला होता है, मगर जिन उसे रोक लेती है और अपनी पावर की मदद से लोगन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और उसे उसके पास की कुछ यादें दे देती है। फिर लोगन वहाँ से भाग जाता है। फिर स्कॉट अपनी लेजर की मदद से सबको कैसे बाहर निकाल लेता है। जिन सबको बताती है कि मैं जानती हूँ प्रोफेसर कहाँ पर है। वहीं एपोकलिप्स को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस जगह को ब्रह्मांड का केंद्र बनना था, मगर मुझे धोखा दिया गया, लेकिन अब मैं इसे ब्रह्मांड का केंद्र बनाकर रहूंगा। एपोकलिप्स सारी चीजों को धूल में बदलकर उनसे एक बहुत बड़ा पिरामिड बना लेता है। फिर रेवन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। उन्हें वहाँ पर एक प्लेन मिलता है जिसे लेकर वो कायरो आते हैं। एपोकलिप्स मैग्नेटो से कहता है कि तुम जमीन के अंदर जाओगे और उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसे खत्म कर दो, दुनिया का सफाया कर दो और जो लोग बच जाएंगे उन्हें हम एक बेहतर दुनिया में ले चलेंगे। रेवन सबको बताती है कि हम ऐसे ही एक प्लेन में अपने दोस्तों के साथ एक मिशन पर जा रहे थे और हम खुद को एक्समैन बुलाते थे। रेवन स्कॉट से कहती है कि तुम्हारा भाई भी हमारे साथ था, हम उसे हेवेक बुलाते थे। नाइट क्रॉलर रेवन से पूछता है कि तुम्हारे बाकी साथियों के साथ क्या हुआ जो तुम्हारे साथ मिशन पर गए थे। रेवन बताती है कि सिर्फ हैंक और मैं ही बची हूँ, बाकी सबको मैं नहीं बचा सकी। वही मैग्नेटो धरती के अंदर से सारे मेटल को बाहर निकाल कर दुनिया को तबाह करने लग जाता है। गवर्नमेंट का एक ऑफिसर सबको बताता है कि हमारी धरती मैग्नेटिक एलिमेंट से भरी पड़ी है, इसके चलते सारे शहर गांव जो भी मेटल से बने हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। एपोकलिप्स प्रोफेसर के शरीर में अपनी आत्मा डालना चाहता है ताकि वो दुनिया के हर इंसान के दिमाग पर काबू कर सके। रेवन और उसके साथी कायरो पहुंच जाते हैं। जिन सबको बताती है कि उसने प्रोफेसर को पिरामिड के बीच में कैद कर रखा है। वो उसकी आत्मा को प्रोफेसर के शरीर में डालना चाहता है। रेवन कहती है कि तुम नाइट क्रॉलर की मदद से चार्ल्स को लेकर आओ, मैं एरिक को संभाल लूंगी। पिएत्रो रेवन को अपनी सुपर स्पीड से एरिक के पास ले जाता है। रेवन मैग्नेटो को समझाती है कि एपोकलिप्स का साथ देकर बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली अभी खत्म नहीं हुई और तुम जानते नहीं कि तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी है। वहीं स्कॉट और उसके साथी पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट होकर पिरामिड के अंदर चला जाता है, पर वेरेन उसे पकड़ लेता है। नाइट क्रॉलर टेलीपोर्ट होकर वेरेन को एक पिंजरे में कैद कर देता है। स्कॉट और उसके साथी भी अंदर जाने लगते हैं। तभी स्टॉर्म और सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं और वो सब लड़ने लगते हैं। एपोकलिप्स की आत्मा प्रोफेसर के शरीर में जाना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ नाइट क्रॉलर आ जाता है और प्रोफेसर को प्लेन में ले जाता है और सबको टेलीपोर्ट करके प्लेन में ले आता है और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर साइलोक और वेरेन उनके प्लेन पर हमला कर देते हैं। नाइट क्रॉलर सबको वहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से वेरेन मर जाता है। फिर एपोकलिप्स वहाँ आता है और चार्ल्स के दिमाग में उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी मुझसे जुड़े हुए हो। तभी वहाँ पिएत्रो आता है और अपनी स्पीड की मदद से एपोकलिप्स को बहुत मारता है, मगर एपोकलिप्स अपनी शक्तियों से उसके पैर को जमीन में फंसा देता है और उसका एक पैर तोड़ देता है। रेवन साइलोक का रूप लेकर एपोकलिप्स के पास जाती है और उसे पिएत्रो की गर्दन काटने के लिए कहता है, मगर रेवन एपोकलिप्स की गर्दन को काट देती है, लेकिन एपोकलिप्स का घाव हील हो जाता है और वो रेवन की गर्दन पकड़ लेता है और प्रोफेसर को रेवन की जान बचाने के लिए बुलाता है। रेवन की ये हालत देखकर स्टॉर्म को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने हीरो को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। प्रोफेसर एपोकलिप्स के दिमाग में घुस जाते हैं और अपने घर में ले जाकर उसे मारते हैं, मगर एपोकलिप्स
एपोक्लिप्स बड़ा होकर उन्हें मारने लग जाता है और उनके दिमाग पर हावी होने लगता है। एपोक्लिप्स दिमाग के बाहर प्रोफेसर पर हमला करने के लिए जाता है, तभी मैग्नेटो उसे रोक लेता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो एपोक्लिप्स का साथ देकर गलत कर रहा है। इसीलिए एपोक्लिप्स पर मेटल से हमला करने लग जाता है। हैंक पिएत्रो और रेवन को वहाँ से दूर ले जाता है और सब मिलकर एपोक्लिप्स पर हमला करते हैं, लेकिन उसका सामना नहीं कर पाते और प्रोफेसर के दिमाग में भी एपोक्लिप्स ने उन्हें बहुत घायल कर दिया था। प्रोफेसर जिन को उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। जिन अपनी पावर से एपोक्लिप्स को प्रोफेसर के दिमाग में मार देती है और दिमाग के बाहर असलियत में उसका कवच तोड़ देती है। मैग्नेटो मेटल से हमला करके उसे घायल कर देता है। स्कॉट भी अपनी लेजर से उस पर वार करता है, लेकिन एपोक्लिप्स एक शील्ड बनाकर भागने लगता है। तभी स्टॉर्म आकर उसकी शील्ड को नष्ट कर देती है। जिन एपोक्लिप्स के शरीर को धूल बनाकर उसे मार देती है, लेकिन सारे लोग वहाँ से बच निकलती है। जिन प्रोफेसर को होश में लाती है। फिर प्रोफेसर मोइरा की पहले की सारी यादें उसे वापस दे देते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन और एरिक प्रोफेसर चार्ल्स के स्कूल को फिर से बना रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एरिक को बता रहे होते हैं कि दुनिया ने दोबारा हथियार बनाना शुरू कर दिया है। एरिक कहता है कि चार्ल्स इंसानों की यही फितरत होती है। वही रेवन को दिखाया जाता है जो जिन और बाकी लोगों को कहती है कि अब तुम सब एक्स-मैन हो, और वो सब एक्स-मैन की नई कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। साथ ही अब उनके हाईटेक रोबोट भी वहाँ आते हैं। फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ वेपन एक्स फैसिलिटी में पैरामिलिट्री टीम आती है जो वहाँ से एक्स वेपन का सीरम लेकर जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।